चैप्टर 3 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, या एलपीजी जिसको भी बोल देते हैं हम। तो मैंने आप सबको ये क्राइटेरिया बताया था कि इसको कैसे हमने रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से चैप्टर से, क्योंकि फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वो यूजुअली कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो हमने कहा था कि चैप्टर 1 जो है उसको हम प्री ब्रिटिश से लेके इंडिपेंडेंस तक का हम रखेंगे यहाँ पे, राइट। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 नॉट ओनली, मतलब प्री इंडिपेंडेंस जब तक कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉर्म हुई थी, तो ये 1949 तक का पीरियड हमने कहा था कि फर्स्ट चैप्टर में कवर्ड है। तो चैप्टर नंबर 2 आपका कवर होता है 1950 से लेके 1990 तक। ठीक है जी। एंड लास्ट जो चैप्टर नंबर 3 है जिसको आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं बच्चा, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1991 से ऑनवर्ड्स है। ठीक है, स्पेसिफिकली जो 1991-92 ये जो फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग का ईयर था, जिसको हम 5 ईयर प्लान्स वाली बात करते हैं, वो यहाँ पे इन फोर्स जहां तक हुई थी, राइट। सो 1991 की पॉलिसीज या फिर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज या फिर एलपीजी पॉलिसीज जो है वो बच्चे क्या है, ये एक चेंज था जो कि इंडिया में आया। किस चीज को लेके? वो हमारी कि ओवरऑल जब हमने जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, हमने कहा था कि हमारा सब कुछ ही बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, क्योंकि हमारी उस टाइम पे कह लो कि एग्रीकल्चर, क्योंकि ब्रिटिश एरा में बहुत ज्यादा डेड एंड के हो रहा, मतलब नॉट डेड हो गया था, इट वाज वेरी स्टैग्नेंट। ठीक है। एंड उसके अलावा हम कुछ न्यू जो है एग्रीकल्चर में नहीं कर पा रहे थे, प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा थी, लैंड बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड था। तो हमने ये सारी इनकी थोड़े से मेजर्स जो है चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे। हमने कहा था कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे आए जो कि एग्रीकल्चर को थोड़ा सा बेटर किया। देन हमने चैप्टर 2 में ये भी बात करी थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर किस तरीके से काम किया गया। गवर्नमेंट जो है उसने अपना खुद का होल्ड बहुत टाइम तक रखा। गवर्नमेंट ने ये चाहा कि एक ज्यादातर जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो अपने अंडर ही काम कराना चाहती थी, तो उसको 3 शेड्यूल्स में हमने ब्रेक किया था, शेड्यूल A, B एंड C। ठीक है। और मेजर जो कंट्रोल है वो किसके पास होता था? गवर्नमेंट के पास होता था। और हर प्राइवेट इंडिविजुअल को, हर प्राइवेट इंटरप्राइज को अगर काम शुरू करना पड़ता था तो उसको पहले लाइसेंसेस लेने पड़ते थे, परमिट्स लेने पड़ते थे। उसके बाद जाके, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के बाद जाके कहीं लाइसेंस या परमिट्स मिलते थे कि वो बिजनेस कर सके, और उसके बाद भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे। देन टर्शरी सेक्टर भी उस टाइम में हमारा इतना डेवलप नहीं था। सो बच्चा चैप्टर नंबर 3 में गवर्नमेंट ने ये देखा कि क्योंकि सब कुछ ही गवर्नमेंट, देखो हमारी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन थी, एकदम नया नया हमारा खुद का लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिपेंडेंट हमने बनाया था 1950s में। तो बच्चा उस टाइम पर गवर्नमेंट ने ये चाहा कि सब कुछ मेरे हाथ में कंट्रोल रहे, ताकि ताकि हमें अब दोबारा से कोई और इन्फ्लुएंस ना कर सके। उसकी वजह से क्या हुआ बच्चा, दो हमारी जो इकोनॉमी थी वो शुरू से ही मिक्स्ड इकोनॉमी थी। इट वाज ऑलवेज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, बट यू नो गवर्नमेंट वांटेड टू हैव द इंटायर स्टेक इन इट्स हैंड सो दैट हम दोबारा से किसी के स्लेव ना बन सके। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती थी कि ऐसा कोई और सुपर पावर ना इमर्ज हो जाए जो कि अब दोबारा से मुझे दबा दे। लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम हुई बच्चे इन 40 ईयर्स में, 1950 से 1990 तक ये जो प्रॉब्लम्स हुई, जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स में देखा कि इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉसेस होने लगे। ठीक है, लॉसेस हुए। और बच्चा हमारा जो है जिस तरह की प्रोग्रेस हम कर सकते थे उस तरह की प्रोग्रेस हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा न्यू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन थी, न्यू गवर्नमेंट थी, फर्स्ट टाइम 1950s के आसपास हमारी जो है गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम फंक्शन कर रही थी। तो बच्चा गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉसेस होने लगे। फिर ऐसा रिकग्नाइज किया, रियलाइज किया कि देर इज अ नीड for some changes which will increase the GDP, that is going to make our economy a better, in a better, put our economy into a better position than before. तो उसके लिए
यहाँ पे बुक्स में नहीं है, बट अगर आप कभी अच्छे से कहीं पे बाद में पढ़ेंगे तो ऐसा हुआ था कि ये जो 1987 88 का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे छुप छुपा के ना अर्ली अर्ली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी में हमने करी थी। अर्ली रिफॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं, बच्चे जो अर्ली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे ये हमने स्टार्ट कर दिए थे। गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज्यादा बताया नहीं सबके सामने कि हम ऐसा कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं, बट इसको टेस्ट पीरियड की तरह अपनाया गया कि इतने ज्यादा चेंजेस हम करें तो क्या उससे कोई फायदा हो रहा है। तो बच्चे हाँ, सरकार को फायदा हुआ, ठीक है, क्योंकि हम इतने ज्यादा क्राइसिस में थे, हमारे पास बीओपी सिचुएशंस हमारी वर्स थी। उसके अलावा हमारे पास फॉरेक्स का जो है उसके भी सिर्फ 14 डेज, मतलब लेस देन 3 वीक्स लिखा हुआ है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स तक का ही सिर्फ हमारे पास एक्सचेंज अवेलेबल था। तो बच्चे ये देखा गया कि हाँ, ये जो अर्ली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उससे हम एक बेटर पोजीशन में हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको ऑफिशियल किया कौन से साल में, 1990 में, ठीक है, 1991 हम बोलते हैं रादर। 1991 में ये ऑफिशियल किया गया कि ऐसी एलपीजी नाम की पॉलिसीज जो है हम अनाउंस करेंगे, और इसको जो है बहुत रिगरसली इम्प्लीमेंट किया गया। अब बच्चे ये जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या पॉलिसीज है, इसमें तीन चीजें हैं हमारे पास। दैट इज, नंबर वन इज लिबरलाइजेशन, नंबर टू इज प्राइवेटाइजेशन, नंबर थ्री इज ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि हम क्या करें, वो जो परमिट्स और लाइसेंसेस के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थे, ऐसे कहा जाता था कि हमें प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, अगर करना है तो इस तरह के लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, ये रिस्ट्रिक्शंस है, शेड्यूल एबीसी के तहत है कि नहीं, एंड सो ऑन, राइट। तो उसको क्या किया गया, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, ठीक है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इजी कर दिया गया और बहुत सारी जगहों पे हटा दिया गया। सो दैट इज योर liberalization. So liberalization is deregulation or removing of licenses. Number two was privatization. प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता था कि गवर्नमेंट कहती थी कि मैं अपना जो रोल है उसको लिमिट करके क्या करूंगी, प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को जो है एक एवेन्यू देना चाहती हूँ कि वो ज्यादा इकोनॉमिक प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व हो। मतलब न्यू इंडस्ट्रीज, अपना खुद का स्टेक सरकार बेच के क्या कर रही थी, प्राइवेट लोगों को बोल रही थी कि तुम इंडस्ट्रीज खोलो, तुम पैसा कमाओ, ठीक है। और नंबर थ्री इज ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमीज, विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या था कि हम जो है ओपन इकोनॉमी बन सके और वी शुड हैव अ गुड ट्रेड रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट बच्चा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है बच्चा, इट इज अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, है ना, डायरेक्टेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने ये बोला कि हम जीडीपी को और ग्रोथ को, डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी में बढ़ाना चाहते थे, तो उस तरह की जो भी चेंजेस, पॉलिसीज, रिफॉर्म्स आएंगे उसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं। So in 1991, the government of India initiated a series of economic reforms to pull the economy out of the crisis of 90s. तो हम जो है ऐसा कहा जाता है कि हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी, क्राइसिस में थी। कब? 1990s तक। तो उधर से बाहर निकालने के लिए सरकार ने क्या किया था, मैंने आपको बताया था, 1988-89 के आसपास अर्ली लिबरलाइजेशन शुरू की थी, जो कि एक टेस्ट था ये देखने के लिए कि क्या हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर पाएगी। तो यस, हो पाई। उसकी वजह से 1991 में ये रिफॉर्म जो है ऑफिशियल किए गए थे। सो इस वजह से इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हैं बच्चे, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग। पहले क्या होता था, हम बोलते थे हर चीज के लिए, कोई भी बिजनेस करना है लाइसेंस करो, आपको एक्सपैंड करना है तो लाइसेंस करो, लो, आपको डाइवर्सिफाई करना है तो आप लाइसेंस लो। तो उसको हटा के हमने क्या किया, लिबरलाइज किया। नंबर टू, कोटास थे। गवर्नमेंट कहती थी कि ABC शेड्यूल्स में देख लो जी, 18 इंडस्ट्रीज में तुम कहीं पे लाए कर रहे हो, फिर उसके बाद बी में कहीं लाए कर रहे हो, 3 में है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो, हमारे पास है सारा स्टेक। लेकिन यहाँ पर इन द NEP पॉलिसीज, प्राइवेटाइजेशन में आपको ऐसे कहा गया कि आओ, जो जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिन जिन के पास इन्वेस्टमेंट्स है, प्लीज आओ, और बिजनेस जो है सरकार अपना बेच देगी, अपना स्टेक सेल कर देगी, और आप जो है बिजनेस स्टार्ट करें। नंबर थ्री इज ग्लोबलाइजेशन। परमिट्स, परमिट्स लेने पड़ते थे पहले फॉर
इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसको रिप्लेस करा गया और बोला गया कि लेट्स इंटीग्रेट विद द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड स्टार्ट फंक्शनिंग विद द रेस्ट ऑफ द। सो बच्चे एलपीजी आया था इन प्लेस ऑफ एलक्यूपी। एल was your licenses, Q is your quotas and P is your permits, right? So reasons for making economic reforms, क्या क्या कारण थे बच्चे? पहली बात तो कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर थे वो लॉस में चल रहे थे बहुत ज्यादा, ठीक है, लॉस में थे, पुअर परफॉर्मेंस थी, इस वजह से ऐसा सोचा गया कि इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को, पीएसयूज को हम क्या करेंगे, इनमें डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि गवर्नमेंट जो है अपना शेयर या स्टेक मार्केट में प्राइवेट लोगों को बेच देती है, ठीक है। सेकेंड इज डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मतलब हमारे पास डेफिसिट था इंस्टेड ऑफ सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? जब हमारे पास रिसीट्स ज्यादा होती है देन एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पे हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़ रही थी, हमारे पास पैसा नहीं था, तो वो क्या था? डेफिसिट। अब डेफिसिट को कैसे इंप्रूव किया गया? बोला गया कि ग्लोबलाइज करो, एक्सपोर्ट करो गुड्स को बाहर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन क्या होता है? राइजिंग प्राइसेस। सो क्योंकि हमारे प्राइसेस ही बहुत ज्यादा राइज हो रहे थे और हमारे पास रेवेन्यू कोई था नहीं, ठीक है, बीओबी सिचुएशन हमारी वर्स थी, तो इस वजह से अगेन देयर वाज अ नीड फॉर योर एलपीजी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये मैंने आपको बताया लेस देन 3 वीक्स कहीं पे लिखा है या फिर 14 डेज कहीं पे लिखा है, सो दोनों ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होता है बच्चे? जितना पैसा हमारे पास दूसरी करेंसी के फॉर्म में पड़ा है, तो हमारे पास वो भी बहुत कम थे। इतने कम थे कि सिर्फ हम 14 दिन का ही इंपोर्ट करा सकते थे, तो अगेन दैट वाज अ प्रॉब्लम। देन ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था? बाहर से बहुत ज्यादा लोन्स लिए हुए थे जिसको हमें रीपे करना पड़ता था अलोंग विद इंटरेस्ट। अब बाहर लोन्स पे करने हैं तो बच्चे, पहली बात तो पैसा कौन सी करेंसी में देना पड़ेगा? उनकी ही करेंसी में देना पड़ेगा। दूसरी चीज क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट, जो हमारा प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है वो क्या था? लॉस मेकिंग था, ठीक है, उसमें लॉसेस थे, तो पैसा था नहीं, इस वजह से लोन लेने पड़ते थे, ठीक है। लास्ट इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अगेन बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, करप्शन, स्लो प्रोसेसेस, ये सारी चीजें चल रही थी कहाँ पे? हमारी यहाँ पे, राइट, इकोनॉमी में, जिसकी वजह से हमारे को ऐसा लगा कि दैट देयर इज अ नीड फॉर व्हाट एनईपी। सो अब इसको एक एक को डिफाइन किया गया है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। बच्चे पब्लिक सेक्टर जो है पहले स्टार्टिंग में उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, जिसकी वजह से उसका जो रोल इतना अच्छा नहीं था। इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, लॉसेस ही हो रहे थे, इस वजह से हमारे को ऐसा लगा कि इनको बंद करके हमें क्या करना चाहिए? रिफॉर्म्स लाना चाहिए। बीओपी डेफिसिट कब होता है? जब बच्चे पेमेंट्स हमने जो बाहर वालों को देनी वो ज्यादा है देन द रिसीट्स। सो हम बहुत ज्यादा, क्योंकि टैरिफ भी लगा रहे थे, टैरिफ क्या होता है? टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा रहे थे, कोटास भी थे, फिर भी बहुत ज्यादा सर्ज इन एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स था। सर्ज मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्ट्स हो रहे थे, विच इज नॉट गुड फॉर विच वॉज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अ स्लो ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यू टू लो क्वालिटी। हमारी गुड्स की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि कोई भी प्राइवेट मोटिव, प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं कर रहा था, ठीक है, तो हमारी कोई मार्केट थी नहीं इंटरनेशनल। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। देन अगेन जनरल प्राइस लेवल जो है इंक्रीज ही हो रहा था, मनी सप्लाई कम थी एसेंशियल गुड्स की। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो अगेन हमारे पास पैसा इतना था ही नहीं कि हम बाहर वालों को पेमेंट दे सके जो भी हमने उनसे डेट ले रखे हैं। सो 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स fell to the lowest level and led to foreign exchange crisis in the country, ठीक है। फिर फॉरेन एक्सचेंज इतना कम हो गया था कि हमारे को इम्पोर्ट सिर्फ लेस फॉर मोर देन 2 वीक्स, मतलब वो मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट 14 डेज तक का ही हमारे पास रिजर्व था, उससे ज्यादा हमारे पास रिजर्व नहीं था। तो अगर पैसा ही नहीं है बच्चे, खुद सोचो, अगर मेरे को बाहर वालों को पैसे देने, पैसा ही नहीं है, तो उससे क्या बेइज्जती नहीं होगी? नुकसान, हमारी कंट्री और ज्यादा गिर जाती और बहुत ही बुरे लेवल पे चल जाती कि कोई भी हमारे साथ ट्रेड रिलेशंस नहीं रखना चाहता था। यस, सो दैट्स व्हाई वी हैड टू ग्लोबलाइज। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। अगेन क्योंकि सरकार का खर्चा ज्यादा था, लॉसेस थे, रेवेन्यू उतने थे ही नहीं, तो हमारे को क्या जरूरत थी? डेट्स या फिर लोन्स की, बोरोइंग करनी पड़ी थी। तो बोरो करने के लिए बच्चे पैसे देने पड़ने थे, सो अगेन दैट वाज अ प्रॉब्लम। तो इस वजह से सोचा गया कि लेट्स प्राइवेटाइज। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। बच्चे हमारा जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी वो प्रॉब्लम थी उसकी बहुत ज्यादा। अगर देखो प्राइवेट लोग काम ही नहीं करेंगे तो टैक्सेस कहाँ से गवर्नमेंट को मिलेगा? रेवेन्यू था ही नहीं, इस वजह से बच्चे रेवेन्यू इतना कम था कि आगे हमें पता चल रहा था दैट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क।
Also, the foreign exchange borrowed from other countries and IMF was spent in meeting the consumption needs only and not investment. सिर्फ खर्चने के लिए ही वो यूज हो रहा था, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं. So there was a need for new economic policy. So the new economic policy was announced in the year 1991 in the month of July, and which is में बहुत सारे reforms थे. अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के मेजर्स थे. मेजर्स दो थे हमारे पास, स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल. स्टेबलाइजेशन शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं बच्चे, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लॉन्ग टर्म होते हैं. स्ट्रक्चरल एज ए नेम सेज के थ्री सेक्टर्स है हमारी इकोनॉमी के, उन सबको कैसे हमें बेटर करना था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में. एंड स्टेबलाइजेशन बेसिकली मीन्स के प्राइस लेवल इन्फ्लेशन को कैसे मुझे बेटर करना था, राइट. सो बच्चे इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेजर्स कौन से थे? दो थे, स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चरल. स्टेबलाइजेशन आर शॉर्ट टर्म, स्ट्रक्चरल आर लॉन्ग टर्म. स्टेबलाइजेशन बच्चे करेक्टिंग द वीकनेस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. तो एक तो क्या था कि बीओपी की सिचुएशंस को हमारे को बैलेंस करना. दूसरा मैंने आपको बताया स्टेबलाइज, तो क्या स्टेबल करोगे? इन्फ्लेशन को स्टेबल करोगे, ठीक है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू मेक श्योर दैट द प्राइसेस आर इन कंट्रोल, ठीक है. देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहाँ पे क्या है? लॉन्ग टर्म है, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी ऑब्वियसली. एंड नेक्स्ट इज increasing international competitiveness by removing rigidities in various segments of the Indian economy. और क्या चाह रहे थे कि हम जितने भी हमारे स्ट्रक्चर रिजिड मीन स्ट्रिक्ट या फिर कह लो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा के हम क्या करना चाहते थे? हमारी कंपेटिटिवनेस को इंप्रूव करना चाहते थे. इंटरनेशनल मतलब विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वी वांटेड टू कम्पीट, वी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, राइट. So यहाँ तक समझ आया भव्या, सबीरा, उर्वी? There's nobody else today. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, that's it. Let me just drop a message. So elements of the new economic policy, again, there are three elements. But number one is liberalization. It means to remove the restrictions on the entry of the private sector. हमारे हमने जो भी restrictions लगाए हुए थे, गवर्नमेंट कहती थी कि सिर्फ मेरा ही रोल रहेगा, पब्लिक सेक्टर का ही रोल रहेगा, वो हटा के क्या किया गया बच्चे? हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया, रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए. ग्लोबलाइजेशन क्या है बच्चे? इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी. दैट मीन्स वी वांटेड टू हैव ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, नॉट जस्ट इंडियन इकोनॉमी. सो थ्रू ग्लोबलाइजेशन आवर इकोनॉमी बिकेम एन ओपन इकोनॉमी, राइट. सो पीयूष जी आ गए हैं, ठीक है. प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइवेट कंट्रोल ज्यादा रहे, ठीक है. सो प्राइवेट कंट्रोल ज्यादा रहे का मतलब, एक सेकेंड, सॉरी. सो बच्चे प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि अब कंट्रोल किसके हाथ में रहे? इवन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या इंडिविजुअल्स के पास है. तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी यहाँ पे? डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी, अपने जो है शेयर्स है, अपना जो कंट्रोल है उसको खत्म करके, बल्कि प्राइवेट लोगों को एवेन्यू दे रही थी कि आप लोग जो है इन्वॉल्व हो. सो बच्चे लिबरलाइजेशन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. अगेन लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस थी उसको कम कर दिया जाए, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए और बोला जाए कि हाँ प्राइवेट लोगों, जो तुम बनाना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, जो जो तुम एक्सपैंड करना चाहते हो, वो तुम सब कर सकते हो. सो लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल. तो जो हम बात कर रहे थे कि हमने
सेकेंड चैप्टर में कहा कि देयर वर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस, ऑन डाइवर्सिफिकेशन, ओपनिंग अप ऑफ बिजनेसेस, दैट वाज अगेन बिल्कुल खत्म कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो बच्चे जहां पे रिस्ट्रिक्शन से अप टू 18, 12 एंड सो ऑन, उसको लिमिट कर दिया गया बहुत कम एरियाज में, जैसे कि रेलवेज आज के टाइम में भी है, इलेक्ट्रिसिटी में कह लो, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। सो इन सब एरियाज में जो है हमारा गवर्नमेंट का कंट्रोल सिर्फ रखा गया। बाकी लाइसेंसिंग कुछ चीजों में थी, जैसे कि अभी भी है, लिकर में है, अल्कोहल, मतलब इन सब चीजों में, राइट। तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसके लिए आपको लाइसेंस आज भी रिक्वायर्ड है, बट उस टाइम के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा कम कर दिए गए। सो ऑब्जर्वेशंस क्या है इसमें? नंबर वन, बिफोर 91 गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स लगाए हुए थे। नेक्स्ट बच्चा, इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे कि लाइसेंस चाहिए होता था, प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट कहती थी मैं जितना प्राइस कर रही हूँ उस हिसाब से तुम्हारे को करना है। बट आजकल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, बट कैप एंड फ्लोर जो है वो गवर्नमेंट मेंटेन कर लेती है। फिर बच्चे इंपोर्ट लाइसेंस की भी प्रॉब्लम थी, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स भी बहुत ज्यादा थे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी अलाउड नहीं थी। याद करोगे आपके, सिर्फ ये कहा जाता है कि स्मॉल एंड कॉटेज स्केल एसएसआई, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उनको ही हम बढ़ावा देते थे, हम लार्ज बिजनेस को काम ही नहीं करने देते थे, राइट। सो it was experienced by the government that several shortcomings had emerged in the economy on account of these controls. मैंने आपको बताया इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। किस किस तरह की प्रॉब्लम थी, आप खुद सोचो। जब भी गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी होता है तो करप्शन होती है, ब्राइबरी, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है, जिसको अनड्यू डिलेस या फिर रेड टेपिज्म भी बोलते हैं। रेड टेपिज्म मतलब फाइल इधर से उधर बस धक्के खाती रहती है, राइट। एंड इनएफिशिएंसी ऑब्वियसली रहती है, क्योंकि इनका मेन मोटिव लोगों को सेटिस्फाई, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस नहीं होता, रादर क्या है, सिर्फ वेलफेयर होता है, राइट। सो द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी बहुत ज्यादा फॉल हो गया, जिस वजह से हमें क्या करना पड़ा बच्चे, ये स्टेप लेना पड़ा ऑफ लिबरलाइजेशन। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यहाँ पे पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन वाज टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय इनकरेजिंग प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अगेन सेम, तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड एमएनसीज को कहा गया कि आओ जी, आपके ऊपर जो लाइसेंसेस, कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हम हटा रहे हैं, और तुम आओ और पार्टिसिपेट करो इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। नंबर टू, to introduce much more competition in the economy and create incentives for increasing the efficiency of operations। दूसरी चीज क्या है कि पहली बात तो देखो, अगर हम न्यू लोगों को लेके आएंगे, हम प्राइवेट लोगों को लेके आएंगे, तो हमेशा कंपटीशन होगा। कंपटीशन जहां पे भी होता है तो उससे हमेशा बचे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो ऑब्वियसली पहली चीज क्या हमने कहा कि आओ प्राइवेट लोग, आओ 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 बिजनेस सेट करो, एमएनसीज आओ 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 बिजनेस सेट करो। उससे क्या होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन से बचे हमेशा हमेशा एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। खुद देखो, तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हैं, अगर तुम उनके साथ कंपटीशन रखोगे तो आप हमेशा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, आप और बेटर होगे। तो कंपटीशन से हमेशा एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंक्लूडेड इन द लिबरलाइजेशन आर नंबर वन, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। सो कह रहे हैं किस किस तरह के चेंजेस जो है यहाँ पे लेके आए गए। पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहले तो लाइसेंसेस हटा दिए गए, अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस। नंबर टू, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर जो है वो छोटा 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 होता गया, मतलब गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कम कर दिया और कहा कि मैं इन एरियाज में इंटरफेयर नहीं करूंगा। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, बच्चे वो भी एरियाज जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही रिजर्व थे, उनको अब क्या किया गया, डी रिजर्व किया गया। मतलब ये कहा गया कि अगर कोई और बड़ी कंपनीज भी यहाँ पे आके काम करना चाहती है तो दे आर मोस्ट वेलकम। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, याद करेंगे सेकेंड चैप्टर में यही बात थी, दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो बच्चे यहाँ पे क्या बोला गया, अगर आप 1,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1,000 प्रोड्यूस करें, ना कि 700, राइट। सो फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, बल्कि ये कहा गया था कि हाँ ऐसे गुड्स, कैपिटल गुड्स, मशीनरी, टेक्निक्स, आईपीआर जो कि हमारे भारत के पास नहीं है, वो अगर आप इंपोर्ट करते तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो ये एक अनदर चीज है। सो बच्चे इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस हटाए गए, बट इन सब एरियाज में इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस अभी भी देखो रिक्वायर्ड ही होते हैं। 5 एरियाज कौन से, लिकर अभी भी चाहिए होता है, सिगरेट के लिए भी, मतलब टिबेको के लिए इफ यू वांट, डिफेंस मतलब आर्म्स एमिनेशन के लिए, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बम,
एंड डेंजरस केमिकल्स। तो इन सब एरियाज में बच्चे अभी भी अगर आपको डील करना है, यू विल हैव टू टेक व्हाट लाइसेंसेस। कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। बच्चे पब्लिक सेक्टर पहले 17 एरियाज में काम करता था, उसको रिड्यूस करके ओनली 8 किया गया, और उसके बाद उसको और भी कम करके सिर्फ 2 में ही कर दिया गया। और 2 एरियाज कौन से थे वो आज भी हैं। एटॉमिक एनर्जी, हम जैसे लोग एटॉमिक एनर्जी में काम नहीं कर सकते, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह नहीं बना सकते। एंड सेकंड इज रेलवेज। Clear? So you will have to learn these things out. Abolition of industrial licensing. Industrial licensing was confined only to 5 areas. License अगर आज भी चाहिए, you will have to take for liquor, you will have to take for cigarettes. Number 3, you will have to take for defense equipments, industrial explosive and dangerous chemicals. नेक्स्ट बचे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर पहले हमारा 17 से 8 किया गया। 8 से सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं, सिर्फ यही 2 आपको याद करने हैं। नंबर 1 इज रेलवे, नंबर 2 इज हमारे पास एटॉमिक एनर्जी। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। बच्चे मैंने आपको बताया था जो एसएसआई के लिए रिजर्व थे उनको डी रिजर्व किया गया, और बोला गया यार जो लोग काम जहां पे करना चाहते हैं मार्केट एलोकेशन के हिसाब से कर सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहले अर्लियर विद लाइसेंसिंग एंड रिस्ट्रिक्शंस आपको अलाउड नहीं था कि आप अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज कर सके, लेकिन अब जो है वो भी हटा दिया गया। ये बोला गया कि जो मार्केट मांगती है उस हिसाब से प्रोड्यूस करो, और प्रोडक्शन जो है प्रोड्यूसर की चॉइस के हिसाब से हो। Freedom to import capital goods, but liberalization also implied freedom of capitalists to import capital goods to upgrade their technology. ठीक है, अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया में नहीं है ऑलरेडी अवेलेबल, आपको बाहर से कुछ न्यू मिल रही है जैसे और बेटर होगा, सो यू वर फ्री, you were completely allowed and free to import those capital goods. Then permission was no longer required from the government to enter into international agreements again. तो बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पे आपको गवर्नमेंट की रजामंदी की जरूरत नहीं थी फॉर इम्पोर्टिंग द व्हाट कैपिटल गुड्स। मैंने आपको बता दिया वो कौन से कैपिटल गुड्स होते हैं जिस जो कि हमारी इंडिया के पास नहीं है, और वो और कुछ बेटर ही करेंगे हमारी इकोनॉमी के लिए। तो इस तरह की गुड्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे और परमिट्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। So Bhavya, Sabira, Urvi and Piyush, is the speed fine? स्पीड ठीक है, फास्ट तो नहीं लग रहा? यस मैम। उर्वी आपको समझ आ रहा है? यस मैम। वैसे भी मैंने आपको स्लो लेक्चर्स भी मेरे सारे भेज दिए जितने थे रिकॉर्डेड। अगर आपको परेशानी हो रही है, मतलब नहीं बहुत ज्यादा समझ आ रहा और डिटेल में करना है, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो, नहीं तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो कभी भी। ठीक है। सो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। बच्चे फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल मीन्स जहां से पैसा आता है। कहां से पैसा आता है? बैंक से। ठीक है। सो बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, चेंज ऑफ द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेट। ठीक है। सो बच्चे फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहले जो आरबीआई पहले क्या था? रेगुलेटर था। रेगुलेटर मतलब ऐसा इंसान जो कि क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और अपने हाथ में कंट्रोल थाम के रखता है, वो रेगुलेटर होता है। समवन हु रेगुलेट्स और समवन हु कंट्रोल्स। उससे हमारा जो है चेंज किया गया टू फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर एक ऐसा इंसान होता है जो कि क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, फॉर ग्रोथ, जो प्रोवाइड करेगा जब जब भी आपको कोई चीज या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। सो नंबर 1 फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म होता है चेंज ऑफ द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर। रेगुलेटर इज समवन हु रेगुलेट्स, कंट्रोल्स, रिस्ट्रिक्ट्स, टू अ पर्सन हु इज फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मींस समवन हु हेल्प्स। सेकंड, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। बच्चे ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही थी, इतनी अच्छी सुविधा नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। अब तो फिर भी देखो आप, अगर गवर्नमेंट बैंक्स के पास जाओ फिर भी ठीक है उनके हालात। लेकिन जब हम छोटे थे, व्हेन आई वाज यंग, आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ कंप्लीट, अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट इफ आई विजिटेड एसबीआई और आरबीआई भी। ठीक है, जाओ आप, और आप जाओ कहाँ पे, यहाँ पे अपना एचडीएफसी में चल जाओ, आईसीआईसीआई बैंक में चल जाओ, तो इतना जमीन आसमान का फर्क आता था। ऐसा लगता था एक ढाबा है और एक 5 स्टार होटल है। लेकिन आजकल के टाइम में ये चीजें थोड़ी सी कम हो गई हैं। इवन जो हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं, पब्लिक बैंक्स हैं, ये भी बहुत अच्छी सर्विसेज अब प्रोवाइड करें। इनके भी अपने सेक्शंस हैं, एसीज हैं, प्रॉपर अच्छा सब कुछ चल रहा है। यस। तो उस टाइम पे बच्चे क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम प्राइवेट बैंक्स जो है वो आए थे हमारे पास। नेक्स्ट, ईज ऑफ एक्सपेंशन प्रोसेस। एक बात और की गई,
कि अगर आपने अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्या करना है बच्चे, और इंक्रीज करना है, उसकी एक्सपेंशन करनी है, तो वो जो पहले रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको एफडीआईज बाहर की कंट्री में करनी है, यहाँ पे कहीं पे होनी है, तो बच्चे वो भी अलाउड कर दी गई थी। अप टू 100% आज के टाइम में अलाउड है। सिर्फ आप ऑटोमोबाइल्स में 100% इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई नहीं कर सकते। इंश्योरेंस में भी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है 74% के आसपास, राइट। तो ये लर्न नहीं करना है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा ज्ञान है, आपको सिर्फ आपके नोट्स तक का ही लर्न करना है। So the financial sector reforms में banking and non-banking financial institutions, stock exchange market and foreign exchange market, ये तीन चीजें आती हैं बच्चे। So in India, financial sector is regulated and controlled by RBI. Liberalization means a substantially, मैंने आपको बताया, चेंज हुआ आरबीआई का रोल फ्रॉम अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसी वो आ जाता है, छोटा सा आपका क्वेश्चन आ जाता है कोई ना कोई 1 मार्क पर, ठीक है। एज ए रेगुलेटर बिफोर लिबरलाइजेशन क्या होता था बच्चे, आरबीआई ना इंटरेस्ट रेट ऐसा फिक्स करता था जो कि कमर्शियल बैंक्स मतलब कि 100% अपने मतलब उसके हिसाब से चलते थे। लेकिन बच्चे एज ए फैसिलिटेटर, ठीक है, फैसिलिटेटर कौन होता है, ऐसा इंसान जो कि क्या करेगा बच्चे, हेल्प करता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आरबीआई ने क्या किया बच्चे, एक ऐसा बैंड फिक्स कर दिया, बैंड मतलब कि ऐसी रेंज फिक्स कर दी कि आपको ऐसा कहा गया कि यार एसएलआर इतना, सीआरआर इतना, इसके अलावा आप अपनी मर्जी का रेट जो है चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर छोड़ दिया आपने कितना रेट पब्लिक से चार्ज करना है। सो यहाँ पे हेल्प कर रहा है, आपको एक डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, बट आपको 100% कंट्रोल नहीं कर रहा, राइट। सो बट एज द फैसिलिटेटर द आरबीआई वुड ओनली फैसिलिटेट फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया, and leave the commercial banks to decide their own interest rate structure. Now competition rules the decision making. नाउ कॉम्पिटिशन रूल्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इस टाइम पे अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपके पास मतलब कि बेसिकली कंपटीशन नंबर 1 की यही है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो आपको ज्यादा बैंक अकाउंट होंगे, आप ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हो डिपॉजिट्स पे, तो यार कौन नहीं वहां उस बैंक के पास डिपॉजिट करना चाहेगा या एफडीज खोलना चाहेगा। तो अकॉर्डिंगली ये कहा गया कि फ्री प्ले, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप जिस तरह का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हो, आपके ऊपर है आप कितने कस्टमर जो है अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। सो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब कि आरबीआई का रोल जो है वो चेंज हो गया फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। रेगुलेटर एक ऐसा अथॉरिटी होती है जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है प्राइसेस को या इंटरेस्ट रेट्स को, और कहता है कमर्शियल बैंक ये ही करो। लेकिन एज अ फैसिलिटेटर उसने ये कहा कि यार तुम जितना अच्छा काम करोगे तुम्हारे ऊपर है, जो भी प्रॉफिट है लॉस है, तभी तो कमर्शियल बैंक्स क्या प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइजेस होती है। ये कहा गया जितना आप अच्छा काम करोगे आपके ऊपर है, आप इंटरेस्ट रेट अपने हिसाब से कर सकते हो, बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो आपकी एलआरआर की रिक्वायरमेंट है, मतलब सीआरआर एसएलआर, वो कौन डिसाइड करता है, हमेशा हमेशा आरबीआई डिसाइड करता है। नेक्स्ट, free play of market forces has led to the emergence of private bankers, both domestic as well as international, in the Indian banking industry. तो बच्चे मैंने आपको बताया इससे पहले, लिबरलाइजेशन से पहले हमारे पास प्राइवेट बैंक्स कुछ खास नहीं थे, ठीक है, और बाहर इंटरनेशनल बैंक तो छोड़ ही दो। तो यहाँ पे ऐसा रियलाइज किया गया कि टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ठीक है, एंड टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स, हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट बैंक्स को लेकर। और प्राइवेट बैंक्स बच्चे यहाँ सिर्फ यही नहीं, इंडिया के भी बल्कि बाहर के भी, स्विस बैंक वगैरह, एक्सवाईजी, यूएस सेंट्रल बैंक, इन सबकी ब्रांचेस भी यहाँ पे ओपन की गई। लिबरलाइजेशन इज ऑल्सो अलाउड एफआईआईज। एफआईआईज क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। एग्जाम्पल्स ऑफ एफआईआई हमारे पास मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स है। मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन डिटेल में 1 मिनट बाद करती हूँ एफआईआईज को। Then, consequent upon these changes, the financial sector in India has shown a multi-dimensional. Multi-dimensional means more than one. ठीक है, बेसिकली मल्टी इज दो से भी ज्यादा कह लो जब हम बात करते हैं, क्योंकि बाय इज टू, बट उससे भी ज्यादा इज मल्टी, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट डायरेक्शंस में ग्रोथ हमने देखी उसके बाद, ठीक है, इन द फाइनेंशियल सेक्टर। सो अभी तक कह रहे हैं इसकी वजह से हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है। नाउ टॉकिंग अबाउट एफआईआईज और द फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बच्चे ये क्या होता है,
ये आप ऐसे समझ लो कि एक इंटरमीडिएट होते हैं, जो कि क्या करते हैं बच्चा, से सपोज बच्चा मैं कहा हूं इंडिया में बैठी हूँ, मेरे पास क्या है, पैसा है, और मैं क्या करना चाहती हूँ, गूगल के शेयर्स खरीदना चाहती हूँ। तो ये जो पॉसिबिलिटी हुई है बच्चे, ये किसके थ्रू हुई है, दीज इंटरमीडियरीज, दैट इज योर एफआईआईज। तो इसमें मर्चेंट बैंकर कौन हो गया, वही इंसान जो कि बीच में क्या कर रहा है, ये ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करवा पा रहा है, पैसे मेरे को दिलवा पा रहा है। म्यूचुअल फंड्स भी आपने नाम सुना होगा, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, पेंशन फंड्स वगैरह अगर मुझे करने हैं, तो आई कैन डू इट ओनली थ्रू दीज एफआईआई। से सपोज अब बाहर का कोई यूएस का इंसान है और उसने क्या करना है, रिलायंस के शेयर्स खरीदने हैं, तो अगेन they will approach the FIIs and FIIs are going to invest into my shares, right? So बच्चा ये जो है बेसिकली क्या है, foreign institutional investors are the ones who invest into the market or share securities of other country, ठीक है? तो ये इनके पास सबके शेयर्स वगैरह होते हैं, और अगर मेरे को किसी से भी कोई सामान खरीदना है, आई विल गो एंड अप्रोच देम, राइट? सो FIIs ये काम करते हैं। बच्चे अब सुनो, इंडिया के कंटेक्स्ट में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कौन होंगे, जो कि मतलब बाहर के होंगे ना, ऑब्वियसली, तभी वो मेरे लिए फॉरेन है। बाहर वालों के लिए हमारा फॉरेन है, ठीक है? इसके ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, दैट वी विल डू। एक बार ही मैंने बाकी बच्चों के साथ तो करा हुआ है, और भी आई विल मेक श्योर कि वो अगले क्वेश्चंस भी हमारे कवर हो सके आपके साथ। नेक्स्ट इज फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स बच्चे कौन से होते हैं, रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? फिस्कल फिस्कल बच्चे अभी से बता देती हूँ अगेन, इट इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रेवेन्यू, पैसा जो गवर्नमेंट के पास आया, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट का डेट, मतलब कि बोरोविंग्स, ये जो है इसको हम फिस्कल नाम देते हैं। सो ब्रॉडली टैक्सेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये ऐसा छोटा सा लग रहा है। टैक्सेस के ऊपर भी बच्चे हमारे पास दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। क्वेश्चन कैसा आ जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है? तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। बच्चे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कहने का मतलब, अगर मैंने पैसा कमाया ना, तो जो गवर्नमेंट है वो मेरे से ही, मतलब वृत्ति से ही टैक्स ले सकती है, नॉट फ्रॉम भव्या, ठीक है? सो बच्चे जिसका नाम है टैक्स पे, जिसकी लायबिलिटी है, वो ही टैक्स पे करेगा, ठीक है? जिसका नाम है, जिसकी इनकम है, वो ही लायबल है टू पे टैक्स, नो अदर पर्सन। बट अब दूसरा केस सिनेरियो देखेंगे। से सपोज बच्चे मैं क्या हूं यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री में, से सपोज मेरा सैलो है कोई, ठीक है? मैं क्या करती हूँ, सैलो सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। आप लोग मेरे पास हेयर कट के ले आए सारे, ठीक है? तो मैं क्या कर रही हूँ, बिल काट रही हूँ। अब बिल काट रही हूँ बच्चे, उसमें मैंने जीएसटी भी चार्ज किया, ठीक है? जीएसटी भी चार्ज किया। अब क्या हुआ सुनो, मैंने सेल करी तो गवर्नमेंट मुझे कहेगी वृत्ति लिया, टैक्स दे, टैक्स दे, टैक्स। तो बच्चे टैक्स मैं दे रही हूँ, पर मैं वो टैक्स एक्चुअली मैं कहाँ से ले रही हूँ, भव्या के हेयर कट, सबीरा, उर्वी एंड पीयूष, चारों के हेयर कट से, मैं आप लोगों से, मतलब आपसे जो मैंने पैसा चार्ज किया ना, उसमें मैंने टैक्स इंक्लूड किया था, आपसे ही टैक्स लेके आगे पे कर रही हूँ। सो बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो जिस इंसान के ऊपर लिवाई किया, लिवाई किसके ऊपर किया, मेरे ऊपर किया, बट एक्चुअल में हु इज पेइंग, यू आर पेइंग, ठीक है? सो इस केस में बच्चे हमारा जो है, जिसके ऊपर बर्डन है और जिसके ऊपर लेवी किया गया, लेवी मतलब बेसिकली जिसके ऊपर लगाया गया है यहाँ पे टैक्स, इज ऑन अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है? सो डायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास एग्जांपल्स क्या रहता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे टैक्सेस जो है वो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। वेर एज इनडायरेक्ट टैक्स में पहले नाम बहुत सारे होते थे, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभार क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। सो सीएसटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स जिसको बोलते थे, वैट या मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे उसको, फिर उसके बाद मतलब मॉड वैट वैट, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, देन वी हैड दिस थिंग, और कौन सा था, हाँ यही थे बेसिकली, कस्टम ड्यूटी वगैरह, यस। सो बच्चे आज के टाइम पे इन सबको इंटीग्रेट करके एक टैक्स बना गया, यूनिफाइड टैक्स बना दिया, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी टैक्स भी बोलते हैं। सो जीएसटी टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। या आज का एक और टैक्स भी लगता है, दैट इज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इज ऑन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, या
So direct taxes, these are those taxes the burden of which cannot be shifted on others. That means the person on whom the burden is and the levy is on the same person. ठीक है? So the burden and the tax, the sorry, it is paid by the person on whom it is levied. ठीक है? So the burden and levy is on the same person, whereas indirect taxes में burden and levy is on different person, it can be shifted. ठीक है? So levy of levied on goods and services, and those taxes the burden of which can be shifted onto another. Example, GST and custom duty. So before liberalization, the tax structure was very complex and evasive. Evasive क्या होता है? जिसमें चोरी होती है. Evasion का मतलब होता है चोरी करना टैक्स की. ठीक है? तो पहले हमारा क्या था बच्चे, इतने हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस थे कि लोग जो है चोरी करते थे. उसके बाद क्या किया गया, उसको तोड़ तोड़ के ऐसे ऐसे कहा गया कि आप इस पे इतना टैक्स करो, डबल काउंटिंग खत्म कर दी, और बच्चे इजी थोड़े से रेट्स जो है कम कर दिए, जिसकी वजह से चोरी जो है टैक्स की कम होने लगी. राइट? Now, tax structure has been simplified and moderated. This has raised the tax compliance and therefore tax revenue for the government. तो इससे फायदा किसका हुआ? सरकार का ही हुआ ना. ठीक है? Next is external sector reforms. So external sector reforms में we have foreign exchange reforms and foreign trade policy reforms. ठीक है? तो दो तरह के changes आए. पहली बात है foreign exchange reform. Foreign exchange का मतलब क्या है कि जो exchange हो रही है हमारी करेंसी रुपीस में, मेरे पास रुपीस है, मुझे यूएसडीज में कुछ खरीदना है, तो किस तरीके से एक्सचेंजेस हो रहे हैं, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म. फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज की किस तरीके से मैं गुड्स या मार्केट में डील कर सकती हूँ या ट्रेड कर सकती हूँ विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो आओ पढ़ते हैं. Foreign exchange reforms again were initiated in the year 1991 with the devaluation of Indian rupee against foreign currencies. So what is the meaning of devaluation? Devaluation होता है जब गवर्नमेंट इंडिया की, ध्यान से सुनेंगे, जब गवर्नमेंट अपने आप से हमारी करेंसी को सस्ता कर देती है, इंडियन रुपी को क्या कर देती है, गिरा देती है, सस्ता कर देती है, गिरा देती है, सस्ता कर देती है इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कहने का मतलब, पहले एक डॉलर बच्चे से, मतलब यूएस का एक इंसान है, वो $1 से बच्चे यहाँ पे 50 रुपीज तक का सामान खरीद सकता था. अब वही यूएस का बाहर का मिस्टर फेडरिक $1 से सपोज 60 रुपीज तक का सामान खरीद रहा है. तो बच्चे इससे क्या हुआ, वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी INR हैज फॉलन डाउन. मतलब हमारा जो रुपया है बाहर की करेंसी के हिसाब से सस्ता हो गया है, बाहर की करेंसी के हिसाब से सस्ता हो गया. डोंट वरी उर्वी, आई विल टीच दिस अगेन इन फॉरेक्स. ठीक है? अभी एक बारी के लिए समझ लो, समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब हमारी गवर्नमेंट जो है फॉल करती है, वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी को गिरा देती है, सस्ता कर देती है रुपी को. ठीक है? अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज. सो डिवैल्यूएशन करी बच्चे. अगर ऐसा होगा तो बच्चे जो मिस्टर फेडरिक है, पहले बच्चे क्या कर रहा था, $1 से 50 रुपीज तक का सामान खरीदे था बच्चे, अब वो 60 रुपीज तक का सामान खरीद रहा है. तो बच्चे उसके लिए सस्ता है तो वो ज्यादा सामान खरीदना चाहेगा ना हमारी कंट्री से, तो यही फायदा होता है, एक्सपोर्ट्स राइज हो सकती है. ठीक है? सो डिवैल्यूएशन इंप्लाइज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी एज इन एक्सचेंज ऑफ डॉलर ब्रिटिश पाउंड, जिसके भी अगेंस्ट की बात हो रही है. इंप्लाइंग द डॉलर या ब्रिटिश पाउंड जो है अब ज्यादा सामान खरीद सकते हैं इंडिया में, और implying that US dollars can buy more goods in the Indian market. So इससे बचे फॉरेन सप्लाई. देखो बाहर वालों के लिए हमारा सामान सस्ता है तो यहीं से खरीदना चाहेंगे. पैसे कौन सी करेंसी में देंगे बच्चे, मुझे अपनी करेंसी में देंगे. यूएस वाले US डॉलर्स देंगे, ब्रिटिशर्स मतलब कि अगर यूके में कोई बैठा है वो मुझे US पाउंड देगा, स्टर्लिंग देगा. अगर कोई से सपोज जापान में बैठा है तो मुझे येन देगा. अगर कोई चाइना में तो मुझे रंबी देगा. ठीक है? तो इस तरह की करेंसीज बच्चे मेरे पास हर एक डिफरेंट कंट्री वाले लोग मेरे से जब सामान खरीदेंगे, क्योंकि मेरा सामान सस्ता है, तो बच्चे मेरे पास करेंसीज की सप्लाई आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज, बहुत ज्यादा पैसा मेरे पास आ जाएगा दूसरी करेंसी का. राइट? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अंडरवेंट अ सब्सटैंशियल चेंज इन द वेक ऑफ लिबरलाइजेशन. टैरिफ्स कम कर दिए गए बच्चे. ये इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में कभी आप पढ़ोगे तो ये हुआ था बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ द WTO. ये ग्लोबलाइजेशन के तहत हुआ है.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस की बात हो रही है, इस वजह से इन्होंने लिबरलाइजेशन में ले लिया कि हमने सस्ता कर दिया, टैक्सेस कम करो तो हमें लिबरलाइज हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद इंस्टेड ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री देयर वाज अ न्यू पॉलिसी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। पहले बच्चे हम क्या करते थे, हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी थे। क्या थे बच्चे? क्लोज्ड इकोनॉमी थे। क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है विच हैज नो ट्रेड रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारा किसी के साथ कोई भी एक्सचेंज नहीं था, बट ड्यू टू योर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एनईपी, बच्चे क्या हुआ, हम पहले हम डरते थे कि हमारी इंडस्ट्री जो है डेड एंड डिके हो जाएंगी, तो हम कहते थे नो 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 नो, हम नहीं सामान खरीदेंगे, हम नहीं सामान बेचेंगे दूसरों को। पर इसके तहत, लिबरलाइजेशन के तहत, ये जो प्रोटेक्शन है इसको हमने अब अहमियत कम दी। और किस चीज को अहमियत दी? बोला कि जो अच्छा करेगा वो ही टिकेगा, जो अच्छा करेगा वो ही टिकेगा, जो अच्छा करेगा वो ही टिकेगा। सो दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, right? So market competition has replaced the policies of quotas and tariffs. So that means market competition मतलब जो अच्छा करेगा वो टिकेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और कोटास मतलब वो जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि इससे ज्यादा हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा, वो हटा दिया गया। टैरिफ मतलब टैक्सेस भी लोअर कर दिए गए या हटा दिए, राइट? सो सेलियंट फीचर्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन, बच्चे कोटास खत्म कर दिए गए, लाइसेंसेस जो है कंप्लीटली अबॉलिश कर दिए गए बहुत सारे। देन देयर इज अ मॉडर्नाइजेशन इन रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज भी कम कर दी गई, एक्सपोर्ट ड्यूटीज बिल्कुल खत्म कर दी गई। आज के टाइम पे अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स तो 100% रिफंड मिलता है ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। जो आपने टैक्स पे किया ऑन एक्सपोर्ट उसको एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। अगर से सपोज आप आज एक एक्सपोर्टर हो तो जो आप टैक्स पे करते हो उसको हम एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी आप एक बारी के लिए तो पे करोगे, बट सरकार क्या करेगी? आपको 100% रिफंड करेगी। जाने अभी 5 मिनट। सो आपको 100% रिफंड मिलेगा। एक मिनट। सो बच्चे एक्सपोर्ट ड्यूटी आप एक बार ही पे करते हो, बट उसका आपको 100% रिफंड मिलता है, मतलब वापस मिलती है आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, सो इसको हटा दिया गया ताकि इंडियन गुड्स की मार्केट जो है बाहर में, इंडियन गुड्स जो है बहुत ज्यादा रिकग्नाइज हो। आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द इंटायर वर्ल्ड। मतलब हमारे यहाँ के कोकोनट्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, जो कि सारी अगर कंट्रीज के हिसाब से बात करें तो हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ब्रीफली ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन इज टू फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन मार्केट विद ग्लोबल मार्केट टू इंट्रैक्ट ग्रोथ। तो बच्चे यहाँ इन सब की वजह से ना, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स की वजह से, मतलब जो रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए ऑन ट्रेड पॉलिसीज, बच्चे इससे क्या हुआ, हमने इंटीग्रेट किया। दैट मीन्स हम जो है अलाइन हो गए और ज्यादा इकट्ठे हो गए विद व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप एक बार देखो, आपको लिबरलाइजेशन में कोई डाउट है? जस्ट सी। बच्चे समझ आया है? भव्या, सबीरा, उर्वी, पीयूष, किसी भी पॉइंट में मुझे डाउट है अगर तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे चलूं प्राइवेटाइजेशन में। या सबीरा, उर्वी, पीयूष, डू यू हैव एनी डाउट्स बच्चे? एनी No. पॉइंट, नो। एनी कोई टर्म ऐसी जो समझ नहीं आई, कंफ्यूजन है कहीं पे भी? उर्वी, आप बताओ। No, ma'am. पक्का आपको समझ आ रहा है बच्चे? फास्ट तो नहीं लग रहा? No, ma'am. It's fine.
सो लेट्स स्टार्ट विथ प्राइवेटाइजेशन। बच्चे, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जब हम प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप या फिर इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? ऐसे ऑपरेशंस में या ऐसी जगहों पे जहां पे पहले कौन कर रही थी? गवर्नमेंट सब कुछ ऑपरेट कर रही थी या ओन कर रही थी। ठीक है, सो प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। स्टेट ओन्ड मतलब गवर्नमेंट ओन्ड। ठीक है, सो अगेन स्टेट, मेरे से बच्चे बहुत क्वेश्चन टेस्ट में डालते पूछते हैं, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। ठीक है, सो प्राइवेटाइजेशन क्या है? जब हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कैसे? उनको कह रहे हैं आप ओनर बन जाओ, आप कंट्रोल रख लो। किसका? ऐसी चीजों का जहां पे पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल। ठीक है, सो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट जो है अपना कंट्रोल धीरे धीरे हटा रही है। गवर्नमेंट अपनी इंटरफेरेंस, अपना कंट्रोल धीरे धीरे क्या कर रही है बच्चे? हटा रही है, कम कर रही है। राइट, so it implies a gradual withdrawal of government in ownership or management from the public sector enterprises। ये दो तरीके से हो सकता है। नंबर वन, कि गवर्नमेंट जो है अपनी शेयर, सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट क्या कर रही है? प्राइवेट लोगों को बेच रही है। कह रही है कि मैं यहां से हट रहा हूं भाई, तुम जो है इसको खरीद लो। दैट इज आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। नंबर टू, गवर्नमेंट कह रही है सुनो जी, मेरा 100% कंट्रोल है, आप इसमें से 50% आप खरीद लो, 70% आप खरीद लो, मतलब इधर। ठीक है, तो मतलब अपना कुछ जो है कंट्रोल या ओनरशिप सेल कर रही है। अपना या तो पूरा का पूरा 100% ही कंट्रोल खत्म कर रही है, बोल रही है मैं यहाँ पे नीचे से, जस्ट लाइक इट हैपेंड इन द केस ऑफ बैंक्स। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने वहां पे क्या किया? दैट आई एम गोइंग टू प्राइवेटाइज, दैट मीन्स आई विल हैव नो और नो कंट्रोल इन दिस सेक्टर और योर बैंक्स। आप ही खरीदो, आप ही चलाओ उसको, प्रॉफिट में जैसे मर्जी लेके आओ। दूसरा होता है कि गवर्नमेंट जो है कह रही देखो जी, 100% मैं अपना कंट्रोल नहीं खत्म कर रही, मैं 23% अपने हाथ में रख रही हूँ। ठीक है, मैं पीएसयू, मैं अपने हाथ में पब्लिक सेक्टर में रहना चाहती हूँ, 23% कंट्रोल मेरे हाथ में, बाकी आप खरीद लो जी, बाकी आप खरीद लो। ठीक है, सो दैट इज टर्म्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, so बच्चे, second point is withdrawal of the government ownership and management from the mixed enterprises, the enterprises jointly owned by private as well as government। ठीक है, so disinvestment is a policy instrument to promote privatization। ठीक है, obviously to promote privatization government does what? It sells its shares or investment to private entrepreneurs or individuals। Next, it occurs when the government sells off its share capital to PSUs। मैंने अभी बताया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स किसको? प्राइवेट लोगों को बेच रही है। गवर्नमेंट पहले क्या कह रही थी? 100% मेरे पास है, अब मैं 100% नहीं सर, 23% अपने हाथ पे रखना चाहती हूँ, बाकी आप खरीद लो प्राइवेट लोगों। तो उसको हम क्या कह देते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। Number three, the argument in favor of disinvestment is the same as in case of privatization। So कह रहे प्राइवेटाइजेशन में हम क्या चाहते थे कि रोल ऑफ पब्लिक जो है वो कम हो, रादर रोल ऑफ प्राइवेट इंप्रूव हो, क्योंकि जो है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लॉसेस जो है इनकर कर रही थी। यस, सो कह रहे सेम ही बात है, डिसइन्वेस्टमेंट का भी मतलब ये है कि हम जो है लॉस से प्रॉफिट मेकिंग में जाना चाहते हैं, एफिशिएंसीज एंड कंपटीशन इंप्रूव करके। Next, it is taken as a remedial. Remedial means corrective measure to improve production and managerial efficiency as well as to facilitate modernization। So remedial means corrective measure हमने किए, क्यों? ताकि हम efficiency improve कर सके, मैंने अभी आपको बताया, and to modernize the structure। Last, disinvestment is also used as a means to manage fiscal deficit by the government। तो fiscal deficit क्या होता है? जो कि फिस्कल डेफिसिट, मैंने आपको बताया फिस्कल इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एंड डेफिसिट इज जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट की रिसीट्स। तो इस प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? कहा सुनो जी, मेरा जो है रेवेन्यू रिसीट्स है नहीं, खर्चा बेफालतू का मेरे सिर पे है, मैं क्या करूंगी? मैं ये बिजनेस ही बेच रही हूँ तुम्हारे हाथ में, तुम क्या करो? जो तुम प्रॉफिट कमाओगे ना, जो तुम मुझे प्रॉफिट कमा के दोगे, वो मुझे उसके ऊपर टैक्स पे कर देना, ताकि मेरी रिसीट्स इंक्रीज हो जाए या रेवेन्यू इंप्रूव हो जाए। ठीक है, और जो मैं सैलरीज वगैरह पे कर रहा था ना, और ये जो बिजनेस चलाने के लिए मुझे खर्चा हो रहा था, मेरा एक्सपेंडिचर, वो क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, मेरा एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चे? ऑब्वियसली मेरा डेफिसिट फॉल हो जाएगा, मेरा डेफिसिट फॉल हो जाएगा। क्लियर?
Yes, So, ma'am. so need for privatization, बच्चे, the need for privatization was felt mainly because of the poor performance of the PSUs. PSUs जो है बच्चे बहुत ज्यादा लॉस मेकिंग थी, that's why जो है यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हमें करनी पड़ी. इट इज बियॉन्ड डाउट दैट इट वाज थ्रू द स्प्रेड ऑफ पीएसयूज दैट इंडिया को डाइवर्सिफाई इट्स इंडस्ट्रियल बेस बिटवीन द पीरियड. तो कह रहे इसी की वजह से पीएसयूज बहुत ज्यादा थे. तो मतलब सॉरी, इट इज बियॉन्ड डाउट दैट देयर वाज थ्रू द स्प्रेड ऑफ पीएसयूज इंडिया को डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रियल बेस. तो वो तो है ही है ना कि पीएसयूज क्या था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है बच्चे, जो गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं. उसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या कहा था, बोला था 18 इंडस्ट्रीज मेरे पास, 12 इंडस्ट्रीज मेरे पास, बाकी तुम सारे देखो. ठीक है, और उसके लिए भी लाइसेंसेस की जरूरत थी. तो बच्चे गवर्नमेंट ने क्या किया था, भोवले एरियाज में इंटरफेयर किया था, भोवले जगहों पे इन्वेस्टमेंट की थी जहां पे शायद कोई और पहले सोचता ना या इन्वेस्ट ना करता. तो कह रहे क्योंकि पीएसयूज आए, क्योंकि उन्होंने बिजनेस चलाना शुरू किया, दैट्स वाई हम डाइवर्सिफाई कर पाए, या मतलब हम बिजनेस जो है सेटअप कर पाए. नंबर टू, इट वॉज एन अकाउंट ऑफ पीएसयूज. जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी, ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुई, मतलब लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शरी दोनों में कुछ ना कुछ बिजनेस जो है स्टार्ट किया. और ये किसने किया था, ऑब्वियसली पीएसयूज, गवर्नमेंट ने शुरू किया था. Then gradually most public sector enterprises turned into social dead weight, mounting losses. तो ये तो बात पहले क्या करी इन्होंने, कहा कि पीएसयूज की वजह से फायदा हुआ, लोग जो है डाइवर्सिफाई हुए, हमारे स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आए, लेकिन ये फेल क्यों हो गया भाई, इसलिए तो हो गया क्योंकि लॉसेस बहुत ज्यादा थे. तो डेड वेट बेसिकली क्या मतलब, बहुत ज्यादा लॉसेस ले लेके घूम रहे थे जिसका कोई फायदा नहीं था, ना आगे कुछ दिख रहा था. Leakage, pilferage, inefficiency, and corruption had been so rampant in the PSUs that their privatization was considered the only remedy. So लीकेज क्या होता है, जब हमारा कोई भी सामान जो है वो ऑब्वियसली खराब हो रहा है, पड़ा पड़ा जब लीक कर रहा है, लिक्विड्स में लीकेज होती है. पिल्फरेज बेसिकली क्या होता है, जब वो फूल जाते हैं, पैकेट्स खराब हो जाते हैं. इनएफिशिएंसी, काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे. करप्शन, मैंने आपको बताया ब्राइबरी, जो पैसा दे रहा है उसका काम हो रहा है, बाकी सबकी फाइलें घूम रही हैं. तो कह रहे रैम्पेंट, मतलब इट वाज सो मच देयर, रैम्पेंट इज बेसिकली कि बहुत ज्यादा थी. ठीक है, कि इसकी वजह से हमारे को सिर्फ क्या एक आंसर दिख रहा था, टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स वाज प्राइवेटाइजेशन. So accordingly, in 1991, government decided to phase out public enterprises and sell them to private entrepreneurs. Privatization was replace of public ownership by a large number of enterprises to private people, right? तो प्राइवेट लोग इसको खरीद सके. सो ऑब्वियस गेन्स क्या थे बच्चा, कंपटीशन हुआ. कंपटीशन किसके थ्रू, नॉट जस्ट प्राइवेट डोमेस्टिक प्लेयर्स बट ऑल्सो इंटरनेशनल. सो जब भी कंपटीशन होता है बच्चे, अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन के थ्रू एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई. नंबर टू, डाइवर्सिफिकेशन और ज्यादा हुई बच्चे, जैसे कि कह रहे हैं पीएसयू जो है वो प्रॉफिट तो जनरेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अगर प्राइवेट लोग आएंगे तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू हमेशा प्रॉफिट ही टारगेट करेंगे, जिसकी वजह से लॉस जो है खत्म हो गया था. प्राइवेटाइजेशन जो है कंज्यूमर सोवरेनिटी लेके आता है. कंज्यूमर सोवरेनिटी मींस कंज्यूमर फ्रीडम, चॉइस ऑफ फ्रीडम जो है गवर्नमेंट के पास. जो पहले गवर्नमेंट कहती थी मैं यही प्रोड्यूस करूंगी, आप यही खरीदो, लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे, अब उनको प्रॉफिट्स बच्चे, मेरे को प्रॉफिट कब होगा, जब मेरा कस्टमर खुश है. मेरा कस्टमर जो डिमांड कर रहा है, मैं अगर वो ही सप्लाई कर रही हूँ तो मैं खुश हूं, मैं प्रॉफिट्स में हूं. तो ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन से कंज्यूमर सोवरेनिटी आई. हाई डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी मींस बेटर चॉइसेस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ. लेकिन कह रहे हैं कि इसमें कुछ लॉसेस, imperative losses क्या थे, socialist pattern of the society is left to survive only as a theoretical possibility. So बच्चे, वैसे तो we were never a socialist economy, we were always a mixed economy. So mixed में भी we had more inclination to social welfare or the socialistic pattern था हमारा. ठीक है, socialistic pattern means government interference for welfare बहुत ज्यादा थी. ठीक है, हाँ. सो इस वजह से बच्चे क्या हुआ होगा, आप खुद बताओ, अगर प्राइवेट लोग आए होंगे तो फिर ये चीज जो है कम हो गई या खत्म हो गई धीरे धीरे. प्राइवेटाइजेशन जो है वो डिमांड एंड सप्लाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, बट इन द प्रोसेस गुड्स आर परचेज्ड ओनली बाय दोज हु हैव मींस फॉर देम. तो ऑब्वियसली, अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे पैसा कमाने के लिए बैठी हूँ, मैं प्रॉफिट्स कमाने के लिए बैठी हूँ, तो बच्चे मैं
किसको सामान बेचूंगी? जो कि मुझे पैसे देगा उसके लिए, फ्री में मैं किसी को नहीं दूंगी। तो बच्चे ये बात करिए, जिनके पास पैसा था सिर्फ सामान उन्हीं तक पहुंच पा रहा था, इस वजह से जो गरीब थे उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। When prices rise, which is an obvious tendency in the system driven by the foreign market, free market forces, weaker sections जो है उनको प्रॉब्लम होती है। आप क्या कह रहे हो? बच्चे मैं सप्लाई करूंगी किस बेसिस पे? जब मुझे पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, मतलब जो मुझे ज्यादा पैसा दे रहा होगा मैं उसी को सामान बेचूंगी। अब जो लोगों के पास पैसा है, मतलब जो अमीर है या हैव्स है, सिर्फ वही मुझसे सामान खरीद पाएंगे, और जो गरीब हैं वो नहीं सामान खरीद पाएंगे। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है वो मुझे पैसा दे रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, प्राइसेस और बढ़ाऊंगी। प्राइसेस बढ़ाऊंगी बच्चे, जब भी डिमांड बढ़ती है प्राइसेस उसके साथ साथ बढ़ते हैं। तो प्राइस बढ़े, लेकिन जो लोग पहले नहीं खरीद पा रहे थे अब उनके लिए और डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइसेस के वो सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो इस वजह से कह रहे हैं वीकर सेक्शंस, गरीब जो हैं, दे सफर डेप्रिवेशन। व्हाई? बिकॉज इट वाज नॉट फॉर वेलफेयर बट इट वाज ओनली फॉर प्रॉफिट that your private sector was working towards. So I'm going to stop here for today. And globalization we will do on Friday's class. Hopefully it will be an offline class, right? So Friday we will complete this chapter.